हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप मेरे सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुड़े होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 26 जुलाई को थी वो पोस्टपोन कर दी गई है और अभी उसका नया डेट अनाउंस नहीं हुआ। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि यह जो परीक्षा है, इस परीक्षा का जो नया डेट होगा या तो सितंबर लास्ट होगा या अक्टूबर में होगा। यानी कि इस प्रकार अगर देखें तो विद्यार्थियों के पास लगभग अगस्त, सितंबर और अगर अक्टूबर में परीक्षा हुई तो अक्टूबर, ये लगभग आपका 70 से 80 दिन, या बोल सकते हैं अगर परीक्षा अक्टूबर लास्ट में हुई तो 90 दिन का प्रॉपर क्या है आपका टाइम है। विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थी इस 3 महीने के टाइम को कैसे यूटिलाइज करे, क्योंकि जो विद्यार्थी अपने पूरे जोश के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारियों में लगे हुए थे, उनको उम्मीद था कि 26 जुलाई को पेपर हो जाएगा, बट वो पेपर नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ही सही उनकी जो डेडिकेशन था, डेडिकेशन में मानो न मानो थोड़ा बहुत कमी तो आई ही होगी। साथ ही साथ पढ़ाई की रफ्तार भी धीमी धीमी हो गई होगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगामी परीक्षा को लेकर के मैं आपके साथ एक रणनीति शेयर करूंगा, जिसमें देखा जाएगा कि जो हमारे पास समय बचा हुआ है, इस समय का प्रभावी तरीके से, बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और अपनी परीक्षा को आसान कैसे बनाया जाए और कैसे इस परीक्षा में सफल हुआ जाए। विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह भी रहती है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी जो आपके पास उनके पास टाइम बचा हुआ है, टाइम या समय, इस टाइम या समय में क्या पढ़ें, क्या पढ़ें? ठीक है। दूसरा, किस पर ज्यादा फोकस करें, किस पर ज्यादा फोकस किया जाए? फोकस किया जाए। करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें? करेंट अफेयर्स, इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है। क्या जो पेपर अभी 26 जुलाई को होना था वो पेपर बन चुका था, या उसी पेपर से परीक्षा होगी, या बीपीएससी के द्वारा नया पेपर बनाया जाएगा? ऐसे बड़े सारे प्रश्न विद्यार्थियों के मन में हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के मन में यह भी है कि अभी कहाँ पर फोकस करें। वो प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करें, या मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा पर फोकस करें? ये विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी दुविधा है। ठीक है। तो कई सारे विद्यार्थियों ने उससे बात भी किया है कि सर इसके बारे में कुछ आप बताएं। तो उन्हीं सब विद्यार्थियों से क्वेश्चन लेकर के, उनका फीडबैक लेकर के एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन, आपको गाइडेंस के लिए एक वीडियो में बना रहा हूं, ताकि आपकी सारी की सारी जो दुविधा है ना, ये दुविधा दूर हो जाए और सारी दुविधाओं को दूर करके आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तैयारी में अपने लग जाएं। अगर हम देखें, अगर हम देखें, समझे आपका, तो स्थिति का अगर हम विश्लेषण करें तो आप इसे देरी मत समझे। आप ऐसा मान के चलें कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला हुआ है, ये आपके रणनीति के लिए एक अवसर प्रदान करता है। आप इसे ये मत समझे कि एग्जाम हमारा डिले हो गया है। आप मान के चलें कि आपको एक प्रॉपर टाइम मिला है अपनी कमजोरियों को दूर करने का, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर था उसे और मजबूत करने का, और अगर आपको रिवीजन के लिए टाइम थोड़ा कम मिला था तो प्रॉपर रिवीजन करने का। तो अगर देखा जाए, ओरिजिनल डेट 26 जुलाई था जो कैंसिल कर दिया गया है। रीजन इसका बताया गया कि बायोमेट्रिक टेंडर की समस्याएं और अन्य परीक्षाएं। ठीक है। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस, और आप जानते हो कि बिहार में बाढ़ की समस्या। ठीक है। अब नया जो संभावित, क्या कहते हैं, संभावित तिथि आपका सितंबर या अक्टूबर में जा सकती है, सितंबर या अक्टूबर में जा सकती है। इस आधार पे आपको अतिरिक्त 40 से 60 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ। अगर मान लीजिए परीक्षा नवंबर अक्टूबर लास्ट में चली जाती है तो यही आपका दिन बढ़ करके आपका 80 दिन हो सकता है, 60 से 80 दिन का हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये जो परीक्षा आपकी स्थगित हुई है, पोस्टपोन हुई है, इसके कारण क्या होगा आपका? देखिए, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये हर विद्यार्थी के साथ होता है, सबके पढ़ने की इंटेंसिटी कम हो गई होगी।
ठीक है। दूसरी बात क्या है आपका, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि इंटेंसिटी अगर कम हो गई है, आप इसे देरी मत समझे। ठीक है, आप इसे उन विषयों को मजबूत करने के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर माने जिन विषयों पर आपकी पकड़ कमजोर थी। जो आपके दिमाग में, जिन विषयों को लेकर के आपके दिमाग में ये आता था कि काश हमको 10 दिन और मिल जाते, 1 हफ्ता और मिल जाता, 15 दिन और मिल जाता, तो मैं इस सब्जेक्ट को और बेहतर बना सकता था। तो आपको 10 दिन नहीं और ज्यादा दिन मिल गया, तो उन विषयों को बेहतर बनाने की, उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ देखिए, आप केवल उन चीजों पर नियंत्रण रखें जो आपके हाथ में है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, पढ़ाई करना, ये आपके हाथ में है। इस पे आप विशेष फोकस करें। अब सबसे बड़ी दुविधा क्या है विद्यार्थियों की? सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपका कि विद्यार्थी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करे या मेंस के बारे में पढ़े? ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो सपोज कीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक विद्यार्थी है, ठीक है। मान लिया गया कोई एक विद्यार्थी है, ठीक है। दो विद्यार्थियों की हम बातें करें, सपोज कीजिए दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी मान लीजिए आपका राम है और एक विद्यार्थी मान लेते हैं श्याम है। दो विद्यार्थी हैं। अब दोनों इस दुविधा में हैं, दोनों इस दुविधा में हैं कि हम प्री एग्जाम की तैयारी करें या मेंस पढ़ें आपका। अब सपोज कीजिए, मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ये जो श्याम है, ठीक है, ये मान लिया आपका कि इसका प्रीलिम्स, प्री जो एग्जाम है, ये प्री एग्जाम की तैयारी, इसकी तैयारी तैयारी आपका शानदार है। इसके प्री एग्जाम की तैयारी शानदार है। देखिए, इस व्यक्ति ने क्या किया, जब मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज दिया, तो हर टेस्ट में इसके, समझिएगा, हर टेस्ट में इसके कटअप पार हो रहा है, 100+ आ रहे हैं। प्लस ऑलरेडी ये पहले भी प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, एक दो मेंस दे चुका है, या अगर मेंस नहीं दिया हुआ है, अभी नया विद्यार्थी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बस इसकी हर सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत है और जितने भी टेस्ट सीरीज इसने दिया है, हर टेस्ट सीरीज में इसका कट ऑफ पार हो रहा है, आपका 95, 100, 110 जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो श्याम विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी की प्रीलिम्स पे पकड़ अत्यंत ही मजबूत हो चुकी। तो अगर इसकी प्रीलिम्स पे पकड़ अत्यंत मजबूत हो चुकी है, तो श्याम को क्या करना चाहिए? अगर ये श्याम, समझो, अगर ये श्याम डेली मान लेते हैं 10 आवर्स का लेके चले, 10 घंटे की अगर ये पढ़ाई करता है, 10 घंटे की पढ़ाई में इसे अपने पढ़ाई को दो भाग में तोड़ देना चाहिए, 60% और 40%। 60% का जो टाइम है इसको प्रॉपर तरीके से मेंस पे देना चाहिए और मेंस के सब्जेक्ट पे पकड़ इसको मजबूत करनी चाहिए। साथ ही साथ 40% जो है, 40% पे इसकी पढ़ाई को प्री पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगर विद्यार्थी को पहला केस है आपका, इसको 60% 70% आपका मेंस पे पढ़ना चाहिए, मेंस का आंसर राइटिंग करना चाहिए और उसी पे ध्यान लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपका पढ़ाई का 40% 30% जो हिस्सा है प्री वाले सब्जेक्ट को फोकस करे। किंतु एक दूसरा विद्यार्थी मान लेते राम है का दूसरा विद्यार्थी है, ये क्या है, इसका जो स्कोर है, मान लेते इसका जो स्कोर है बिल्कुल बॉर्डर पे है, स्कोर बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका। ठीक है। साथ ही साथ आपका इसका आत्मविश्वास कम है, इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्री क्वालिफाई कर सकता है। साथ ही साथ इसके दिमाग में ऐसा था कि काश इसको 15 से 20 दिन, समझो 15 से 20 दिन इसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता, तो ये प्री की बेहतर तैयारी कर पाता, प्री की बेहतर तैयारी कर सकता था। देखिए, इसे ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ सब्जेक्ट, समझिएगा, कुछ सब्जेक्ट पर पकड़ ठीक नहीं है। ठीक है, इसे ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी स्थिति राम के समान है, उस विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना 100% जो फोकस है वो आपका प्रीलिम्स पे करेंगे, उन सब्जेक्ट पे करेंगे जो सब्जेक्ट उनका कमजोर है। पूरी तरह से फोकस क्या करेंगे, प्री एग्जाम पे करेंगे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अभी तैयार नहीं है, उनकी प्रीलिम्स की तैयारी भी शानदार नहीं है। अभी वो क्या कहते हैं, इफ एंड बट की स्थिति में है कि उनका प्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है।
तो अब देखो दो प्रकार के विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों की स्थिति राम के समान है, तुलना आप कर लीजिएगा, राम के समान है, वो विद्यार्थी 100% क्या करेंगे, प्लेन से फोकस करेंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों की स्थिति आपका श्याम के समान है, वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, आपका 60 to 70% जो टाइम है वो मेंस को देंगे और 30 to 40% का जो टाइम है वो प्री एग्जाम पे देंगे। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन ये उठा आपका कि मल्टीपल फ्रंट मैनेजमेंट। अब देखो विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती कि 2.5 से 3 महीने का जो टाइम मिला हुआ है, इस टाइम में कई सारी और एग्जाम भी हैं, कई सारे विद्यार्थियों ने अन्य एग्जाम का फॉर्म भी भरा होगा और साथ ही साथ उनको लग रहा होगा कि 3 महीने का टाइम मिला हुआ है तो क्यों ना किसी अन्य एग्जाम का भी फॉर्म भर दिया जाए, परीक्षाएं अगर हैं तो एग्जाम दे दिया जाए। तो समझिएगा हमें क्या करना है, अगर मल्टीपल फ्रंट अगर आपके पास है और बीपीएससी के साथ आप अन्य परीक्षाओं को भी आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोर जो है ना वो बीपीएससी है, जितना भी पढ़ाई आप कर रहे हैं ना, उस पूरे के पूरे पढ़ाई का अप्रोक्सीमेटली 70% जो हिस्सा है, 70% हिस्सा आप बीपीएससी को दीजिए। क्योंकि अगर 70% हिस्सा आप बीपीएससी को देंगे तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बिहारी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, ये अन्य एग्जाम, बिहार के अन्य एग्जाम में भी काम आएंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीपीसीएस के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिहारी स्पेशल को अगर हम हटा दें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो कोर फोकस है, 70% जो फोकस है आप बीपीएससी एग्जाम को देंगे, 40% का जो फोकस होगा, बाकी मान लीजिए अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है तो उस पर आप डाल दी फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, तो 30% फोकस आपका क्या होगा, अदर्स चीजों पे होगा। लेकिन 70% का जो फोकस होगा ना वो आपके क्या होगा, बीपीएससी वाले एग्जाम पे होगा। इससे हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन ये उठा कि मान लेते, जस्ट सपोज कीजिए, हम मान ले रहे हैं, आपका सपोज करते मान लेते हैं कि आपको 3 मंथ का टाइम मिल रहा है। जहां तक मुझे उम्मीद है, देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, प्रॉपर 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपको कि प्रॉपर 3 महीने का टाइम अगर मिले, इस 3 महीने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कैसे की। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड करें कि दिन 1 से लेकर के 60 दिन तक क्या करना है हमें, 60 डेज तक क्या करना है, और उसके बाद 61 डेज से लेकर के 90 डेज तक हमें क्या करना है, 90 डेज तक हमें क्या करना है, इसकी बातें कर लेते हैं। आपका तो कह रहा है कि आपका 1 से लेके 60 डेज के टाइम को मान लेते हैं हम लोग फेज 1 बोल रहे हैं, और इस फेज 1 में हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हम प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि जो विद्यार्थी केवल प्री की ही तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री और मेंस में कॉमन है। जैसे अगर हम जियोग्राफी की बातें करें तो इंडियन जियोग्राफी प्री और मेंस में कॉमन है आपका। पॉलिटी की बातें करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करें, ठीक है, तो ये प्री और मेंस में कॉमन है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि हम उन सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट, हम उनकी बातें करेंगे। जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, साथ ही साथ आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, और करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे, इसको हम सबसे पहले फोकस करेंगे क्योंकि ये प्री और मेंस के सब्जेक्ट है, साथ ही साथ कोर सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर हम साइंस की बातें करें, साइंस की बातें करें तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों प्री के सब्जेक्ट है। मेंस में आपको साइंस और टेक पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ हम साइंस को भी लेके चलेंगे क्योंकि साइंस से भी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब क्या करना है कि जब हम इस सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कमांड करेंगे, इसका बेहतर तरीके से हम रिवीजन करेंगे, और बेहतर तरीके से रिवीजन करने के बाद जो विद्यार्थी
केवल प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी यानी कि उनका प्री कमजोर था, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, प्री के PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और जो विद्यार्थी क्या कहते हैं मेंस भी पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग भी करेंगे 1 से 60 दिनों तक, मेंस का आंसर राइटिंग भी करेंगे। PYQ सॉल्व करते समय विशेष ध्यान आप लोग देंगे कि जब भी PYQ आप सॉल्व करेंगे तो इस PYQ में जो सब क्वेश्चन आपको अलग लग रहा है, कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उस नए इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको स्टिकी नोट्स बना करके अपने कॉपी में उसे पेस्ट कर देना है, अपनी कॉपी में उसे पेस्ट कर देना है। साथ ही साथ साइंस को भी प्रॉपर टाइम देते हुए हमें पढ़ना है। ये हमें क्या करना है, 1 से 60 दिनों तक करना है। 1 से 60 दिनों में पूरा सब्जेक्ट हमें रिवाइज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा फेज 2 शुरू होगा, फेज 2 शुरू हो जाएगा। इसमें 61 से 90 डेज तक हमारा टाइम है, 30 दिन का टाइम है। इसमें हम क्या करेंगे, OMR की प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट से OMR शीट खरीदेंगे और OMR शीट पर लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, MCQ, अगर टेस्ट सीरीज अगर आपने लिया हुआ है तो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे आपका, और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तरह से आपका रिवीजन का फेज है, एक्सट्रीम रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा हो सकता है बार बार इसको रिवीजन, मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो फेज 1 था, हमने बोला 1 से 60 दिन का। ठीक है, 60 दिन का, तो हमने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना था, कॉमन विषय पे फोकस करना है। बताया ना, कॉमन विषय पे। कॉमन विषय का मतलब हुआ था, हमने इसको 60 और 40 किया हुआ है, 60 और 40 किया हुआ। 64% का मतलब क्या हुआ, कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट हो गया। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब प्री और मेंस जो दोनों में आते हैं। 40% का मतलब जो सब्जेक्ट केवल और केवल प्री वाले हैं, केवल और केवल प्री वाले सब्जेक्ट हैं आपका। फैक्ट और MCQ अभ्यास, इस पे हमें ध्यान देना है। देखिए, उसके बाद क्या करना है हमें, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आप क्या करेंगे, कोई भी नया मटेरियल, याद रखेंगे, कोई भी नया मटेरियल आप नहीं पढ़ेंगे। नया मटेरियल, कोई भी नई किताब आप नहीं पढ़ेंगे। आपने जो पूरे के पूरे साल जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिन NCERT किताबों को आपने पढ़ा हुआ है, उसी को बार बार आपको पढ़ना है, बार बार आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि मार्केट, देखो आप तो जानते हैं कि जब भी कोई प्री एग्जाम आता है तो मार्केट में हजारों किताबें आ जाती हैं, और विद्यार्थियों को लगता है कि इन किताबों को पढ़ करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने पूरे साल जिन किताबों को पढ़ा है, जो नोट्स आपने पूरे के पूरे साल पढ़ा है, उसी नोट्स पे, उन्हीं किताबों पे आपका पूरा का पूरा फोकस होगा। आप कोई भी चीज नया नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे हम बढ़े, आपका फेज 2 हमने बोला, वहीं आपका 61 से 90 दिन का 100% प्रीलिम फैक्ट आपका। ठीक है, मैंने बोला था 61 से लेकर 90 दिन तक आपका जो होगा पूरी तरह से क्या कहते हैं, आपको प्रीलिम्स के ऊपर डेडिकेटेड होगा। अगर आपको 90 दिन का टाइम मिला तो, अगर आपको 60 दिन का टाइम मिला है तो हमारा पहला जो फेज होगा 1 से 40 दिन का होगा, और दूसरा जो फेज होगा 41 से लेकर 60 दिन तक होगा। 90 दिन का टाइम अगर मिला तो पहला फेज हमारा जो होगा 1 से लेकर 60 डेज का होगा, और दूसरा जो फेज होगा हमारा 61 से लेकर के आपका 90 डेज का होगा। मैंने दोनों बता दिया। तो जब सेकेंड फेज में हम आएंगे ना, तो जो भी थोड़ा बहुत हम फर्स्ट फेज में आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस आंसर राइटिंग को हम पूरी तरह से रोक देंगे, क्योंकि अब हमारा पूरा का पूरा जो डेडिकेशन है वो प्री एग्जाम की तरफ है। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, और जो विद्यार्थी ऑलरेडी प्री की ही तैयारी कर रहे थे, उनका तो पूरा फोकस प्री की तरफ है ही है आपका। उसके बाद क्या है, 100% समय, पूरा का पूरा समय, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो, तो केवल और केवल प्रीलिम्स की रिवीजन और फैक्ट को याद करने में आप पूरा का पूरा टाइम लगाएंगे। और OMR शीट पे जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप मानते हो कि एग्जाम में जाने पे कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि हम आंसर ए लगाएंगे, बट बाय मिस्टेक आपका बी कलर हो जाता है, क्योंकि हम घर पे OMR शीट पे प्रैक्टिस नहीं करते। हम MCQ की किताब लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे हम टिक कर दे। बेटा ऐसा नहीं करना। आप जब भी आपको प्रैक्टिस करना है ना, आप प्रॉपर तरीके से OMR शीट को लेकर के प्रैक्टिस करें। इससे आपको क्या होगा, जो एग्जाम देने जाओगे रियल में, वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ें,
तो हम बोलेंगे क्वेश्चन ये होता है कि हार्ड इल्ड इंपैक्ट मैट्रिक्स, इतिहास और राज्य को कह रहा है कि हार्ड इल्ड इंपैक्ट मैट्रिक्स, पहले इसका मतलब समझिए। हार्ड इल्ड इंपैक्ट मैट्रिक्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्या कोई ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर हम कम से कम टाइम दें बट इंपैक्ट ज्यादा हो। इंपैक्ट क्या हो? ज्यादा। न्यूनतम प्रयास करें और न्यूनतम प्रयास में हमको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, इसे कहा जाता है हार्ड इल्ड इंपैक्ट मैट्रिक्स। न्यूनतम प्रयास और अधिकतम लाभ। ठीक है, तो प्रश्न ये उठा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम कम प्रयास करें, यानी कि हम उसके बारे में जानते हैं, प्रयास हमारा कम हो, न्यूनतम प्रयास किया जाए, लेकिन आपका अधिकतम अधिकतम हमको प्रॉफिट मिले। वो हो जाएगा हमारा एक। इतिहास की बात, इतिहास और राज्य व्यवस्था के बारे में हम देखें करें, कौन सा टॉपिक है? तो आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह हो गया, जनजाति आंदोलन हो गया, बिरसा मुंडा, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हम मेहनत करके कम टाइम में इसको तैयार करके हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसी तरह कला और संस्कृति की बातें करें आपका, तो पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया आपका, इसको अच्छे तरीके से नोट से रट ले, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर हम राज्य व्यवस्था की बातें करें तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल की शक्तियां हो गए, देखिए, और संस्थाएं हो गई आपकी, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं आपका, जैसे चुनाव आयोग हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया आपका, ठीक है, अब प्लस आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हो गया। ये वो टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा भी अगर हम फोकस कर देंगे तो इसको फोकस करके हम आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम हार्ड इल्ड इंपैक्ट मैट्रिक्स अगर हम भूगोल के ऊपर लागू करें, तो भूगोल में स्पेशली क्या कहते हैं, भारत के भूगोल की बातें करें, भारत के भूगोल की बातें करें तो भारत के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, दक्कन का पठार हो गया, मध्य भूमि हो गया, भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, अच्छांसी विस्तार हो गया समझो, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में जोड़ देते हैं नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई, नदियां हो गई, नदियां हो गई, साथ ही साथ सॉइल हो गया, मृदा हो गया, वेजिटेशन वनस्पतियां हो गई। ये वो टॉपिक है वनस्पतियां। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार का भूगोल, ये वो टॉपिक है, वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्या करें, अगर ध्यान दे दें, थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, तो यहां से आने वाले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बातें करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया आपका, ठीक है, और एफआरबीएम एक्ट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। ये वो टॉपिक हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लिया जाए, मेहनत कर लिया जाए, तो हम बेहतर नंबर पा सकते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल की अगर हम बातें करें तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट बार बार पढ़ें, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। बिहार में आपके संसाधन, संसाधन, बिहार के प्रमुख खनिज आप याद कर लेंगे, प्रमुख खनिज, बिहार की प्रमुख नदियां याद कर लेंगे, ठीक है, बिहार में पंचायती राज याद कर लेंगे। ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा अगर हम विज्ञान की बातें करें, साइंस की बातें करें, तो विद्यार्थियों के दिमाग में आजकल बहुत चीजें चल रही हैं कि सर क्या करें, विज्ञान के लिए 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें। देखो, दो बातें, 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी साइंस का पढ़ना थोड़ा टफ है, कॉन्सेप्ट थोड़े कठिन है, टफ है, आपका टफ है। तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके लिए आपका क्या किया जाए। तो कहा जा रहा है आपका कि 11 और 12 एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो, तो 11 और 12 का एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी मत पढ़े क्योंकि टाइम भी नहीं है। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने का अभी समय नहीं, समय नहीं है। हाँ, इतना जरूर है आपका कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ सकते, कुछ यहां से महत्वपूर्ण चैप्टर आप जरूर पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद आपका उष्मागत की यहां से पढ़ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स,
साथ ही साथ इसके अलावा आप ऑप्टिक्स या लाइट लाइट का चैप्टर ले सकते हैं, प्रकाश का चैप्टर ले सकते हैं। उसके अलावा आप वेव का चैप्टर ले सकते हैं, वेव या तरंग का चैप्टर ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप चाहें, यहाँ से आप चाहें तो आप मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म या चुंबक का चुंबकत्व का चैप्टर भी आप ले सकते हैं। फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, फिजिक्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके ये प्रमुख चैप्टर है। इसको अगर आप चाहें तो 11th क्लास के एनसीईआरटी 12 के एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को दोबारा इस बचे हुए टाइम में पढ़ पाना बहुत टफ हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना। प्लस अगर आप बायोलॉजी की बातें करेंगे, बायोलॉजी की बातें करें तो मैं आपसे बोलूंगा कि बायोलॉजी के लिए आप अपना क्लास नोट्स को प्रीफर करें। जो आपकी क्लास नोट्स है उस क्लास नोट्स को प्रीफर करें, ये सबसे ज्यादा बेहतर हो। अपने क्लास नोट्स को प्रेफर करें। प्लस अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ना चाहेंगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहेंगे तो आपको साइंस में जो एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आया हुआ है, ए से 12 क्लास की एनसीईआरटी का जो कंपाइलेशन आया हुआ है, उस कंपाइलेशन को लेकर के आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कि सीधे 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने की गलती नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन है। हाँ, ए से 10 क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से वो किताब खरीदें जिसमें साइंस के एनसीईआरटी का कंपाइलेशन दिया गया है, उसको आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें। उससे भी बेहतर है कि आप क्या करें, अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करते हुए चले। नोट्स का बार बार रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन वहीं से पूछे जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपका 11th और 12th क्लास के मान लीजिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, इसके कुछ जो सिलेक्टेड चैप्टर हैं, इस सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ने के लिए आप हो सकता है कि आप किसी यूट्यूब वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि 11 और 12 क्लास की साइंस का एनसीईआरटी लेकर आप उसमें जूझें। क्योंकि मानो ना मानो, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज आपको लिखा गया वो टफ लैंग्वेज है, समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरा फोकस करें आप अपने क्लास नोट्स पे, और जो आपका 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी का जो कंपाइलेशन आया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि अब करंट अफेयर्स का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि जुलाई में आपका पेपर था, जुलाई में आपका पेपर था, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो अगर ये पेपर पोस्टपोन हो गया है तो अब क्या किया जाए। तो एक बात तो क्लियर है, देखो आपका कि जून 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मान लेते हैं अगर आपकी जो न्यू डेट है, सपोज कीजिए, मान लेते हैं आपकी एग्जाम की न्यू डेट मान लेते हैं 30 सितंबर आ जाती है, तो आप इसे बढ़ा करके जून के बाद जुलाई और अगस्त तक पढ़ेंगे आपका। लेकिन मान लेते हैं अक्टूबर तक आ जाती है तो आप इसे बढ़ा करके सितंबर तक कर लेंगे। जब भी ऐसा होता है कि जब भी आपके एग्जाम का डेट पोस्टपोन होता है और नई डेट आती है, तो नई डेट जब आती है तो करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो एक साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, जून 2025 से तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एग्जाम आपका सितंबर में जाता है तो जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना है, और अगर एग्जाम अक्टूबर में जाता है तो सितंबर का भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है। इतने पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी क्या है आपका, करंट अफेयर्स भी क्या है आपका, एग्जाम का मुख्य आधार है। यहां से भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी पढ़ाई है, अगर मान लेते हैं आप प्रतिदिन इस समय में प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं 10 से 11 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10 से 11 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है डेली, ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 2 घंटे करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होगा, ये भी आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका सोर्स क्या होगा। तो करंट अफेयर्स के सोर्स की अगर हम बातें करें ना, तो सोर्स में बेहतर सोर्स ये होगा कि आपको 1 ईयर की कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन लेने, जो कि लेकर के आपने पढ़ा होगा, और प्लस ये 3 महीनों के लिए, जुलाई में, अगस्त और सितंबर के लिए आप कोई भी एक मंथली मैगजीन लेकर के उसे पढ़ के कंप्लीट कर ले। इससे आपका क्या होगा, प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे अब क्वेश्चन ये उठा कि शॉर्ट नोट्स की कला, माइक्रो टैक्टिस। सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो ये है कि अब ये जो हमारा टाइम है आपका, मान लेते हैं 60 दिन का, 60 से 80 दिन का टाइम है आपका, ये जो टाइम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 60 से 80 दिन के टाइम में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी, साइंस, बिहारी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट की अगर हम नोट्स की बातें करें तो हर सब्जेक्ट का नोट्स अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो लगभग आपके पास 3000 पेज का नोट्स हो जाए, 2,500 से 3,000 पेज का नोट्स हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठा कि क्या 2,500 से 3,000 पेज का जो नोट्स है 60 से 80 दिनों के अंदर आप इसे कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। एक बार, दो बार, मैक्सिमम 2 बार आप रिवाइज कर जाएंगे, इससे ज्यादा रिवीजन कर पाना टफ हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि इस समय अब काम क्या आएगा? इस समय काम क्या आएगा? इस समय आपका काम आएगा, समझो आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स आपका काम आएगा। अपनी क्लासेज में मैं विद्यार्थियों को कई बार ऐसा बताता रहा हूं, समझाता रहा हूं कि हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा तो अब ये वो टाइम है जिसमें शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन किया जाए, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो 90 दिन का टाइम था, 90 दिन का टाइम आपको मैंने जो बोला था, इसमें हमने 2 फेज लिया था, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हमने लिया तो 1 to 60 डेज का टाइम, और फेज 2 में लिया था 61 डेज to 90 डेज का टाइम। 61 डेज, 61 डेज से लेकर के 90 डेज, ठीक है, ये टाइम हमने लिया था। ये टाइम हमने लिया था। क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये टाइम हमने लिया था तो पहला जो फेज होगा 1 से 60 डेज, इसमें तो हम प्रॉपर तरीके से अपने आपको नोट्स को विस्तृत तरीके से पढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा फेज होगा, 30 दिनों का जो फेज होगा, ये 30 दिन का जो फेज होगा, इस फेज में हमें शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं। इस पेज में हमको शॉर्ट नोट्स काम आने वाले हैं। यही शॉर्ट नोट्स हमारे सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र बने। अगर मान लेते हैं ये हमारा 60 दिन का टाइम मिला है, तो मैंने आपको बताया कि 60 दिन का टाइम अगर होगा तो फेज 1 हमारा 40 डेज का हो जाएगा, और जो हमारा फेज 2 होगा वो 20 डेज का हो जाएगा। जब भी हम फेज 2 में जाएंगे तो फेज 2 में हमारे लिए शॉर्ट नोट्स ही सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। प्रश्न ये उठा कि क्या इस 60 दिनों में, 90 दिनों में दोबारा से शॉर्ट नोट्स बनाया जाए? नहीं। बिल्कुल आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप सारे विद्यार्थियों ने विजेता बैच अगर आपने लिया होगा, विजेता बैच अगर आप लोगों ने किया होगा, इस विजेता बैच में आप लोगों ने जब रिवीजन हम सभी टीचरों ने करवाया था तो उसमें शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बनवाया था। शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बनवाया था, माइंड मैप बनवाया था, फ्लो चार्ट बनवाया था, डायग्राम बनाया था। आप उसी को लेकर के प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर सकते, ठीक है। इससे आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन उठा कि दैनिक एमसीक्यू और टेस्ट एनालिटिक डैशबोर्ड। क्वेश्चन ये उठा कि देखो, दो बातें हैं। आप जब भी आप एमसीक्यू लगाते हो, तो एमसीक्यू लगाते हो तो ज्ञान पर आधारित, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा वो आपको तो बिल्कुल सही करेक्ट करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो आपका बिल्कुल आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपके माइंड में आंसर आ गया और वो सटीक आंसर है। कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 3 चीजें चलती हैं। पहला, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आपको समझ में आया, करेक्ट है। दूसरा जो होता है उसमें आपको समझ में आता है कि आप 50-50, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन को कट कर दिया, 2 ऑप्शन है। अब उस 2 ऑप्शन में क्या है आपका, आपको प्रॉब्लम है, आपका कौन सही है कौन गलत है, आप उसमें आपको 2 ऑप्शन में आके फंस गए हो, तो यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है कि आपको प्रॉपर इसका आंसर नहीं पता है, आप इसको तुक्का मारते हो। अब तुक्का अगर मारते हो तो वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। चौथा ऐसा है कि आपने क्या कहते हैं आंसर किया और वो आंसर आपका गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, इस पे सोचना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट की कमी थी, क्या आपके पास फैक्ट नहीं था, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, तो जब भी हम मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले क्या करें, उन क्वेश्चन को टैकल करें जो पहली नजर में देखने के बाद सटीक जानकारी, ज्ञान पर आधारित और हमें सही आंसर मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे जाएंगे जहां पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर पाए। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर पा रहे हैं और हमारा स्कोर 100 पार हो रहा है, 100 क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे तुक्का नहीं मारेंगे। मान लीजिए आपका स्कोर 60 है, 70 है आपका, देखिए आप इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वहां पे फिर आप क्या करोगे,
क्वेश्चन का गेस करके आंसर लगाओगे, आप रिस्क वहां पे लेना पड़ेगा आपको। इस प्रकार गोल्डन रूल क्या कहता है, टेस्ट देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उस टेस्ट का विश्लेषण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट का विश्लेषण करें। हर टेस्ट देने के बाद 2 घंटे केवल और केवल अपनी गलतियों की समीक्षा करने में लगाएं। आप देखें आपने क्वेश्चन को अगर गलत किया है तो गलत करने का कारण क्या था। क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, क्या आपने क्वेश्चन कभी सुना नहीं था, या ऐसा था ये क्वेश्चन आप जानते थे, जल्दबाजी में आपने उसे गलत कर, या ऐसा था क्वेश्चन को पढ़ने में आपने क्या किया, जल्दबाजी किया। अगर ये सारी चीजें आपको इस पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर लाके घर पे रख दिया, दोबारा आपने उसे ओपन नहीं किया। नहीं, मॉक टेस्ट दे करके आप अपना आंसर मिलाइए, चेक कीजिए कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, और कौन से क्वेश्चन क्यों गलत हुए, इसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और अगले मॉक टेस्ट में जब आप जाएं, जो क्वेश्चन में आपने गलतियां की थी, कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं, समझिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिएगा कि हर टेस्ट में आपका, हर टेस्ट अगले टेस्ट में आपकी गलतियां कम होती जाएंगी, और गलतियां अगर कम होती जाएंगी तो आप सफलता के पायदान, सफलता के करीब पहुंचते चले जाएंगे, और सफलता आपका इंतजार करेगी। क्योंकि एग्जाम आपका है तो आप दिन भर, रात भर, आप दिन भर पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आते आते दिमाग पजल्ड हो जाता है, धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको समझ में ऐसा आने लगता है कि अब जो भी हम पढ़ रहे हैं सब कुछ नया पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में दिमाग को रीसेट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देने की आवश्यकता होती है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य और संडे रीसेट। देखिए, 15 दिन के माइक्रो टारगेट को पूरा करना। देखो सिंपल सी बात क्या है, 6 दिन की हमने गहन पढ़ाई किया, हमने मान लिया कि 6 डेज तक, 6 दिन तक हम 70 घंटे, 75 घंटे की पढ़ाई करेंगे। समझिएगा, 70 से 75 घंटे की पढ़ाई हम करेंगे 6 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर। और इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाई किया। उसके बाद जब हम सैटरडे के बाद जब मान लेते हैं संडे को हम आते हैं, संडे को हम क्या करेंगे, कम पढ़ाई करेंगे। संडे को हम कम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, हम रेस्ट करेंगे, माइंड को थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे, ताकि माइंड अपने आप को रीसेट कर सके, अपने आप को दोबारा से बूस्ट कर सके। इसके लिए आप संगीत सुन सकते हैं, अपनी रुचियों, आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको काम करना अच्छा लगता है वो काम कर सकते हैं। कुकिंग करना अच्छा लगता है तो आप कुकिंग कर सकते हैं, घूमना अच्छा लगता है तो आप कहीं घूम सकते हैं, मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप मूवी देख सकते हैं, सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, आपका सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी को आप टाइम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो रीसेट हो जाएगा, जो आपका ब्रेन है उसको रेस्ट मिल जाएगा। फिर वो रेस्ट होने के बाद फिर वो ब्रेन क्या करेगा, दोबारा से, आप दोबारा से पढ़ाई करने को तैयार हो जाएगा। जो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती थी कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ नया नया पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, दिमाग दोबारा से बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, अंतिम विश्लेषण, सिंपल सी बात है। अंतिम विश्लेषण क्या होगा, क्वेश्चन ये उठा कि देखो आपके नियंत्रण में क्या है, जो आपके नियंत्रण में आप उसी पे ध्यान, जो आपके नियंत्रण में आपके उसी पे ध्यान दें। और हमारे नियंत्रण में क्या है, हमारे नियंत्रण में है पढ़ाई करना। आपके जो नियंत्रण में नहीं है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल एक चीज है और वो है पढ़ाई करना, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, कुर्सी और चेयर पे बैठ करके पढ़ाई करना। ठीक है, तो यही आपके हाथ में है। तो हमें क्या करना है, इसी पे फोकस करना। आप कोई बोलता है कि सर हमको पढ़ने का, हमको गरीब हम बहुत ज्यादा हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है बेटा। ठीक है, सर क्या कहते हैं हम बीमार हो गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी आपके हाथ में नहीं। सर पेपर कैंसिल हो गया, हम क्या करें, ये भी आपके हाथ में।
तो सिंपल सी बात है आपका, आप जब भी हो आपका समय का रोना न रोएं, ठीक है? अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, तो आप इसे अपना हथियार बनाएँ। इसे अपने ब्रेन को शार्प करने में लगाएँ। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने में लगाएँ। हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक चीज़ें आएँगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, तो हर चीज़ में आप पॉजिटिव ढूँढ लेंगे। बात बड़ी वहीं से है, एक ग्लास है, आधा खाली है, देखने का नज़रिया है। एक विद्यार्थी देखेगा ग्लास तो आधा खाली हो गई है, इसलिए वो टेंशन में वो आ जाएगा। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरा विद्यार्थी ये सोचेगा ग्लास तो अभी आधी भरी हुई है, ये पॉजिटिव थॉट। जो आपके नियंत्रण में है, आप उसी पे करने का प्रयास प्रयास करें। वही काम करने का प्रयास करें। समय का रोना नहीं रोना है। आपको इस समय में अपनी कमजोरियों को पहचानना है। आपको जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इस समय आप अपने आप को भाग्यशाली भी मान सकते हो कि एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला। सिंपल से क्या करना है कि आपकी योजना क्या होगी, आपका अपने 15 दिवसीय माइक्रो प्लान पे टिके रहें। यानी कि आपको चॉइस है, आप 15 दिन का प्लान बनाते हैं तो उस पे टिके रहें, वीकली प्लान बनाते हैं तो उस पे टिके रहें। और उस प्लान बना करके आप अपनी कमजोरियों को टेस्ट ट्रैकर से पहचानें। देखिए, जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और देखते इस मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस करें, आपका विश्लेषण करें कि कौन सा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आ रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका काम करना शुरू। ऐसा अगर आप करते हैं, विश्वास मानिए, आप जब भी आपका प्री एग्जाम होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको कोई टेंशन नहीं होगा। केवल आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, आप रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रणनीति आपको बताई गई है, इस रणनीति को फ़ॉलो करके आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई ना करें। 100% है, 101% है, 1000% है, आप प्री एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफ़ाई। लास्ट में आप अफ़वाहों से बचें। बाहरी अनिश्चितता आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी आज की जो पढ़ाई है, वही आपके नियंत्रण में है। और आप अपनी पढ़ाई करके प्री एग्जाम को क्वालिफाई करें और मेंस की तैयारियों में लगे, और अंततः फाइनल रिजल्ट में आप अपने रैंक को सुनिश्चित कर सकते। उम्मीद है ये जो रणनीति आपको बताई गई, स्ट्रेटजी आपको बताई गई, ये रणनीति स्ट्रेटजी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। और आप इस रणनीति को फॉलो करके अपनी अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बना करके जब भी बीपीएससी का प्री एग्जाम होगा, उस एग्जाम में प्री को आराम से आप क्वालिफाई कर सकते। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।